बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं वंदना चंदेल। आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत से घाटी को थर्रा दिया। आज सुबह सुबह आतंकियों ने श्रीनगर में बंद कियाड़ में सीआरपीएफ कैंप पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को पूरा करके घाटी में रहने वाले लोगों को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज लाइन में हम श्रीनगर में हुए आतंकी हमले पर चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करेंगे सरकार की गैस सब्सिडी योजना के विरोध के साथ। सदियों से चली हुई चीज को ये लोग खत्म कर रहे हैं। ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। यूपीए सरकार की गैस सब्सिडी ट्रांसफर योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। राशन दुकानदार बेरोजगार होने के डर से इस योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गैस सब्सिडी के विरोध में जंतर मंतर पर तमाम क्षेत्रों के लोग मौजूद रहे। साथ ही चैनल 1 न्यूज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर राशन दुकानदारों का साथ देने का भरोसा दिलाया। सरकार ने भले ही डायरेक्ट कैश सब्सिडी योजना की घोषणा कर दी हो, लेकिन अभी भी इस योजना में ऐसे कई दांव पेच हैं जिससे निपटना बाकी है। देश भर के राशन दुकानदार पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। इसी सिलसिले में जंतर मंतर पर एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्रों के लोगों ने इनका समर्थन किया। राशन दुकानदारों का कहना है कि इस योजना के शुरू होने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये सरकार के नीतियों के कारण हमारे राशन दुकानदारों को जीने के लिए बेईमानी का मार्ग कभी कभी स्वीकार करना पड़ता है। अगर इसकी वजह कोई है, इसके लिए जिम्मेदार कोई है, तो सरकार की गलत नीति इसके लिए कारण है। और पूरी ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। यही बात कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। जंतर मंतर की चौपाल पर जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ा, उससे अब साफ लगता है कि सरकार को इस योजना की शुरुआत से पहले एक बार फिर अपने इस फैसले पर सोचने की जरूरत है। चैनल 1 न्यूज ने भी राशन दुकानदारों के हक में समर्थन करने का फैसला किया है। ये राशन की दुकान का मसला इतनी बुरी तरीके से हिंदुस्तान में बंद हुआ, शायद आपकी सोच भी नहीं होगी ऐसी कि राशन की दुकान किस तरीके से इन लोगों ने बंद की। और उसके अगस्त में इन्होंने 500-600 रुपए देकर के बेवकूफ पब्लिक को बनाना ये अच्छे से जानते हैं। गरीबों की रोटी रोजी छीन के ये अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कैश सब्सिडी ट्रांसफर योजना का पुरजोर विरोध हो रहा है। कई राज्यों की सरकार ने भी इसका विरोध किया। ऐसे में सरकार को इस योजना को शुरू करने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे एक बड़ा तबका बेरोजगार होगा, जो यूपीए सरकार के लिए लोकसभा चुनाव में सिरदर्दी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो मसला बहुत बड़ा है, तो बड़ी सोच भी होनी चाहिए और बड़े खुलकर इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। हम बात करें कैश सब्सिडी की, जिसे लेकर सरकार तो अति उत्साहित है, लेकिन पीडीएस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो राशन के दुकानदार हैं, वो उत्साहित नहीं है, वो नाराज हैं, वो खफा हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है कि विरोध करनी पड़ी? सरकार की योजना कितनी जायज है या फिर कितनी नाजायज है? ये तमाम इस वक्त हर एक के जहन में ये सवाल है और हर एक चाहता है कि इनका सही और साफ जवाब मिले। लोग इस बात के इंतजार में लगे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारा एक बहुत होनहार पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जो कि इस पर चर्चा करेगा। कर्नल पीडी शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ, विशंबर वासु जी, महासचिव एआईडीएफए हमारे साथ हैं, बीडी मिश्रा जो कि बीजेपी लीडर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और साथ ही संजय सराफ साहब एलजेपी लीडर हैं, हमारे साथ हैं। और खुलकर चर्चा करनी है, हमें आखिरकार जानना है कि सरकार अगर किसी योजना की बात करती है, उसको लागू करने की बात करती है और बड़े पैमाने पर उसका विरोध हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है। सबसे पहले विशंबर वासु जी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से करते हैं चर्चा की शुरुआत। सर, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के, आप महासचिव हैं। आप बताएं, इस योजना में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसकी इंप्लीमेंटेशन में अच्छा है, कुछ खराब है, क्या कहना चाहेंगे आप? डायरेक्ट कैश सब्सिडी जो है जी, जनता को आना चाहिए। आज के लिए जो महंगाई है जी, इस महंगाई में
अनाज को कोटा बढ़ने चाहिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल का कोटा बढ़ना चाहिए। वहां पर पैसा देने से पैसा को जरूर उनका वहां पर जो पैसा अगर देने से जनता को रिबाउंड हो रहा है भाई, जनता को ये पहुंचेगी, क्षति पहुंचेगी जी। वो जो आपको उनको जो भर्तू की जो सब्सिडी मिलेगी जी, उस सब्सिडी पैसा से उनको चावल, गेहूं या चीनी या मिट्टी का तेल बाजार से मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं, लोग को अनाज चाहिए। अभी बहुत सारे अनाज केंद्रीय भंडारण में सड़ रही है जी। और इधर मैं देख रहा हूं बहुत किसान भाई लोग खुदकुशी कर रहे हैं। उनके जो अनाज जो पैदाइश करते हैं उस अनाज को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सपोर्ट प्राइस में उनको नहीं मिल रहा है, उसलिए खुदकुशी कर रहे हैं लोग। और इधर देख रहा हूं बहुत देश पे बहुत सारे प्रदेश में मैं देख रहा हूं जो भूखे लोग मर रहे हैं। हम लोग भूख मुक्त भारत बनाने के लिए, हम लोग जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का विरोध कर रहा हूं। और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होने से हमको इस वितरण व्यवस्था सारे खत्म हो जाएगी, फेयर प्राइस शॉप कहीं भी नहीं रहेगी। और कभी भी प्राकृतिक कोई दुर्योग हो, कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण से जो हम लोग हमारे माध्यम से जो आवंटन होती है जी, इसी में 5,06,000 दुकानदारों कुल मिलाकर मैं कहूं कि आपकी जो एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है इस योजना से। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ मेजर चेंजेस होने चाहिए, ये कोई जरिया नहीं है लोगों की भूख मिटाने का। जी जी, इस वक्त हमारे साथ संजय सराफ भी हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और बहुत कुछ जानते हैं। संजय सराफ जी राजनीतिक मसलों से जुड़े रहे हैं, वो जानते हैं कि सरकार की किसी योजना का क्या मतलब होता है, कैसे उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की वो कोशिश करती है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, इंप्लीमेंट करने को लेकर क्या पॉलिसी होती है, वो तमाम चीजें जानते हैं। संजय जी, आपको लगता है कैश सब्सिडी को लेकर इतना जो विरोध हो रहा है, जंतर मंतर पर लोग एकदम इकट्ठा हो रखे हैं, काफी भीड़ है, बीजेपी सपोर्ट में आई है, कई दूसरे लोग सपोर्ट में आए हैं, आपको लगता है ये जो सपोर्ट है ये जस्टिफाइड है? क्योंकि सरकार कहती है कि हम कैश सब्सिडी दे रहे हैं तो हम तो भला कर रहे हैं आपका, सीधे आपके हाथ में कैश दे रहे हैं, आपको किसी दलाल, किसी मीडिएटर, किसी एजेंट के थ्रू होकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस योजना में क्या अच्छा या बुरा नजर आ रहा है? देखिए, कैश सब्सिडी की जो बात है, जिस तरीके से इन्होंने, सरकार ने इसको आज लेके आया है, तो पर्सनली आई फील कि ये प्रॉपर नहीं हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है देश में, एक साइड से महंगाई बढ़ रही है, दूसरी साइड से आप कह रहे हो कि 600 रुपये में हम लोग दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिनके पास खाने को भी रोटी नहीं होती है, उनको अगर आज फिर से आप वही मसला कर रहे हो, उनको कह रहे हो कि कैश सब्सिडी हम 600 रुपये दे रहे हैं, तो 600 रुपये में वो लोग क्या करेंगे? वो चावल खरीदेंगे, वो चीनी खरीदेंगे, वो तेल खरीदेंगे, वो क्या करेंगे? जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर करे इस पॉलिसी और इस स्कीम को, जिस तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, अभी तो इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं है, तो जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि उनको क्लियर करना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। उनको ये पॉलिटिकल एम्बिशन है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली सेंटर के ऊपर से वो जो थोप रहा है, क्योंकि ये एक प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट की थी अलवर में, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर अलवर में 1 साल पहले इन्होंने केरोसिन ऑयल में स्टार्ट की थी, वो फेलियर रहा। तो जब राजस्थान में वो फेलियर हुआ तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि पूरे देश में ये क्लियर हो जाएगा? बाकी रही बीजेपी क्या और किसी पार्टी की बात है, बीजेपी को तो विरोध करना ही है। हम कहते हैं कि बीजेपी इसमें विरोध करने से अच्छा है कि पार्लियामेंट में जाकर इस पर डिबेट करे, और डिबेट करके वहां क्लियर करे अपनी पोजीशन, मजबूर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मजबूर जो बाहर चर्चा कर रहा है, वापस डिसीजन को वापस ले ले। संजय जी, आपको लगता है कि बीजेपी अगर बाहर सपोर्ट करे और चर्चा करे तो वो पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि अगर उसे विरोध करना है तो सदन के अंदर करना चाहिए। हम तो वही चाहते हैं, सदन के पार्लियामेंट में खुलकर वो विरोध करें। वो एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, उनको खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन यहां खड़े होने से अच्छा है कि जहां पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पर ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर लड़े, आम जनता के लिए। अगर वो आम जनता की बात करें, अभी हम सुन रहे थे बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ऊपर से, ये बड़ी बातें छोड़कर ये अगर छोटी बातें पार्लियामेंट में करे और आम जनता का, और पर्टिकुलरली जितने भी ये 6 लाख डीलर्स है जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी मार पड़ी है देश में, अगर इन लोगों के
हाथ से ये रोजी ली जाएगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। तो क्या चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या है ये क्लियर हाथ करें। से आप कहते हैं कि हम देते हैं और दूसरे हाथ से आप 6 लाख लोगों से छीन लेते हैं, ये कहीं से कोई बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। क्लियरली भी नहीं है ना। और दूसरा ये जो पैसा दे रहे हैं 600 रुपए की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे आएगा आम आदमी के पास बिलो पॉवर्टी लाइन? इसमें करप्शन फ्री होगा, कैसे आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा कैसे? ये कोई पूरा पॉलिसी खुलकर नहीं आ रही है, इसको खुलकर नहीं आई है और शायद यही वजह है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इतने बड़े पैमाने पर अभी से इसका विरोध होना शुरू हो गया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि इन तमाम चीजों से रोजमर्रा का जो जीवन है वो इसको समझते भी हैं, जानते भी हैं और इस पर एक बेहतर राय भी रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है आपको, कैश सब्सिडी लोग जो भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोगों को देंगे, बेनिफिट होगा, 600 रुपए देंगे, आपको लगता है कुछ बेनिफिट होने वाला है 600 रुपए से? आज की डेट में 600 रुपए से किसी भी परिवार का गुजर बसर हो जाएगा, इसके कोई चांसेस दिख रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिसाइज कर दिए हैं इसको जी। और ये पॉलिटिकल एक इशू बन गया है जी। और मैं ये समझता हूं कि आम जनता ये बता पाएगी कि इसका क्या निवारण है और इसका क्या यूज होगा। आपने अभी व्यूज सुने हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी से व्यूज सुने हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिसाइज ज्यादा हो रहा है और इसमें आम जनता की भलाई उतनी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सरकार की इंटेंशन फायदा पहुंचाने की है या वो चाहती है इसका भी पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए? अगर मिल सकता है तो क्यों नहीं? मैं तो यही समझता हूं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आजकल तमाम काम हो रहे हैं और यहां तक कि सुरक्षा, जिसका मैं विशेषज्ञ हूं और जिस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, और सुरक्षा मेरा फोर्ट है, वह मेरा पॉइंट है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को आम जनता की भलाई के लिए निश्चित रूप से दिल से काम करना चाहिए और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। विशंबर वासु जी, आपको लगता है कि सरकार वोट बैंक की ये तमाम चीजें कर रही है वोट बैंक के लिए, वो इसीलिए इतना बड़ा योजना का अनाउंसमेंट तो कर देती है, वो ये नहीं बताती इंप्लीमेंट कैसे होगा, वो सिस्टम को क्लियर नहीं करती, वो नहीं बताती कि करप्शन फ्री है या नहीं, जैसा संजय सराफ जी ने कहा और बहुत सही कहा उन्होंने। आपको लगता है कि सरकार सिर्फ बड़ा फायदा देखने के चक्कर में एक बड़े तबके को भी नजरअंदाज कर रही है? उसे लग रहा है वोट बैंक बटोरना है 2014 से पहले, तो 6 लाख लोग अगर नाराज हो जाएं या उनकी रोजी रोटी छिन जाए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक बड़ा तबका, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो करना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन को भी, आदमी को जो अनाज नहीं मिलने से वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। हमने मास सिग्नेचर कैंपेन में हमने किया था, सारे देश की सारे जनता ने हमको सपोर्ट किए हैं। वो लोग चाहते हैं जो नगद रोकड़ नहीं, वो अनाज चाहते हैं, केरोसिन तेल चाहते हैं। जहां तक नगदी हस्तांतरण के सवाल पर बहुत से प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने भी अपनी निश्चित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने नगद पैसे का हस्तांतरण पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि पैसे का उचित उपयोग नहीं होगा और ये खाद्य सुरक्षा के मकसद को पूरा नहीं करेगा। दूसरी ओर जन वितरण प्रणाली से लोगों को दूर कर देगा और जन वितरण प्रणाली के प्रमाणित और सरकार के साथ न बदलने वाली प्रणाली है। सूखा, प्राकृतिक दुर्योग और युद्ध के समय ये जनता और सरकार के साथ खड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त ये बिल डीलरों को अलाभजनक परिस्थिति को शून्य से स्तर पर लाकर रख देगा, जिसका परिणाम ये होगा कि डीलर, कर्मचारी और उनके परिवार कुल मिलाकर 75 लाख लोगों को रास्ता पर हाथ में कोटरा लेने का सिवाय कोई रास्ता नहीं रहेगा। जो मेरे ख्याल से जो आंकड़ा दे दिया वो बहुत बड़ा है। संजय सराफ जी, 75 लाख लोग जो हैं प्रभावित होंगे जाहिर तौर से। अगर 6 लाख लोग जो कि अपनी फैमिली में अर्नर हैं, अब वो लीड कर रहे हैं फैमिली को, अर्निंग जो है वो उन्हीं की है, तो जाहिर है कि पूरा परिवार उससे प्रभावित होने वाला है। तो 75 लाख लोगों की रोजी रोटी पर आप असर डालेंगे और आप ये कह रहे हैं कि बड़े तबके को फायदा पहुंचाएंगे, वो भी 600 रुपए से। आज की डेट में थोड़ा मेरे लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि चैनल 1 न्यूज लगातार इस मुहिम में शामिल है। चैनल 1 न्यूज के जो चेयरमैन हैं वो भी इस मौके पर पहुंचे जंतर मंतर, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि राशन जो है वो अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, उसके रेट में, कॉस्टिंग में कोई चेंजेस होते, ज्यादा बेहतर होते। और जैसा आपने कहा कि सिस्टम क्लियर नहीं है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या लगता है आपको, 75 लाख लोग तो बहुत बड़ी संख्या होती है? 75 लाख तो ठीक है, इन्होंने हो सकता है 75 लाख से ज्यादा भी फिगर बन जाए या कम भी फिगर बन जाए, उसमें तो हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास देश में इतना अनाज है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जिस तरीके से पंजाब में 5-5 लाख मैट्रिक टन हमारा अनाज खराब हो रहा है। अगर एक साइड से वो अनाज खराब हो रहा है, दूसरे साइड से सब्सिडी देकर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? अगर हमारे पास अनाज पड़ा है तो हम लोग अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉपर तरीके से, जैसे सिस्टम को जैसे सिस्टम चल रहा था उसको चलने दें। उसमें ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? जबरदस्ती एक डिस्प्यूट खड़ा करते, एक डाइवर्ट, सब इश्यूज हो रहे हैं। कैश पर सब्सिडी वाला जो मसला है, इसमें कहीं पर क्लियरेंस आ ही नहीं रही है।
ये लोग तो या तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट करके, जैसे हम लोगों का एक मैनेजमेंट में हम लोग देखते थे कि मैनेजमेंट के हिसाब से ये लोग देखें कि अगर हम 600 रुपए दे रहे हैं, उस 600 रुपए से किसको फायदा मिल रहा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है उसको किस तरीके से फायदा मिल रहा है, और जो दूसरा आम कार्ड वाला है उसको क्या फायदा मिल रहा है। यहां तो क्लियर कुछ भी नहीं है। ये तो सही बात है जो हमारे साथी ने बोला है कि ये अगर 6 लाख लोग हैं, अगर पर फैमिली में ये लोग 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी भी रखते हैं तो ये 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो जाते हैं। और इसके साथ में और जो लोग बेचारे माइग्रेंट्स बाहर से आ जाते हैं, जिनको हम डिफरेंट स्टेटस से एक दूसरे स्टेटों में जब जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड पहले होता नहीं है। अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है तो वो इन्हीं राशन डिपो पर जाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए राशन लाते हैं। अपने गरीब गुरबात दिन भर जैसे काम करते, कोई रेड़े वाला है, कोई गुंछा वाला है, कोई पान वाला है, वो आके उसी राशन की दुकान से लेता है, जैसे भी राशन हो, चाहे वो साफ हो, जो हो, जैसे मर्जी हो, वहां पर लेके अब तो उसके भी बेचारे हाथ बंधे हो गए। इसमें तो ये भी देखना है कि ये 600 रुपए के हिसाब से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये देंगे। क्या ये इनका कुछ सर्वे हुआ है, हर स्टेट में उन्होंने सर्वे किया है, किस माध्यम से देंगे, इसमें तो कोई क्लियर है नहीं। इनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो ये और बिल्कुल संजय जी, मेरे ख्याल से आप ब्रिगेडियर साहब और हमारे साथ विशंबर वासु जी हैं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर सोनिया जी से कहा जाए कि 600 रुपए में घर चला के दिखाइए या 600 रुपए में खाना खा के दिखाइए, तो शायद वो नहीं कर पाएंगी, शीला जी नहीं कर पाएंगी, कोई भी कांग्रेसी नहीं कर पाएगा। तो क्या मतलब है, आपने लोगों के लिए एक ऐसी योजना बना दी जिसमें 600 रुपए कैश सब्सिडी देने से घर चल जाता है। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है आपको, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या सरकार खुद अपने आप को संतुष्ट कर रही है कि नहीं, हमने कुछ तो कर दिया, इलेक्शन से पहले कुछ तो कर दिया हमने कि लोग हमें याद रखें? मैडम, आप भी शायद किसी एक तरीके से घर चलाती होंगी जी। और आपको भी तजुर्बा है, आप एक रिस्पेक्टेड महिला हैं जी। और मैं समझता हूं कि आप इसका जवाब खुद ही समझ रही होंगी कि 600 में क्या होता है। बहरहाल मैं तो सिर्फ देश के हित में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है तो उसमें एक सिंसियरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस ये है कि वो पॉलिटिक्स से अलग हो, वो धर्म से अलग हो, वो सेक्युलर हो और वो देश के हित के लिए हो। मैं समझता हूं कि वो स्कीम की आवश्यकता है और गिमिक्स की और पॉलिटिसाइजेशन। ब्रिगेडियर साहब, फिर तो यही मतलब होना कि इस स्कीम में आपको ये तमाम चीजें लैकिंग नजर आ रही है। आपको नहीं लग रहा कि इस स्कीम में कोई मैच्योरिटी है, कोई बेनिफिट होने वाला है? कोई शक ही नहीं है, क्योंकि 600 रुपए का जो आंकड़ा है आज के दिन में, वो कोई एक परिवार चलाने में बड़ा मुश्किल हो। दूसरी बात इसमें यह भी है, क्लियर करना पड़ेगा ना, ये 600 रुपए किसी फैमिली में 4 आदमी है, किसी फैमिली में 10 आदमी, किसी 8 आदमी, किसी में 2 ही आदमी है। तो ये किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत सही संजय जी, आपने मुद्दे की बात की, इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार ने योजना तो बना दी है, लेकिन योजना के बाद आखिर इंप्लीमेंटेशन को लेकर वो कुछ क्यों स्पष्ट नहीं कर रही, आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे अपने इसी पैनल के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। सदियों से चली हुई चीज को ये लोग खत्म कर रहे हैं। ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? सदियों से चली हुई चीज को ये लोग खत्म कर रहे हैं। ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। गैस सब्सिडी का विरोध हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? ऐसी क्या वजह है कि इसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है? अगर सरकार में जो तमाम अनुभवी लोग बैठे हैं वो ये महसूस करते हैं कि देश के लिए इस तरीके की कोई स्कीम आएगी तो फायदेमंद होगी, तो भला विपक्ष में जो समझदार लोग बैठे हैं वो इसे फायदेमंद क्यों नहीं सोच रहे? राशन के वो तमाम लोग जो राशन डीलर हैं या उनसे जुड़े जो परिवार हैं वो इसे अच्छा क्यों नहीं मान रहे? ऐसी क्या वजह है कि 75 लाख लोगों का रोजगार उनसे छीनेगा, 6 लाख का छीनेगा और बाकी परिवार उन पर निर्भर है? क्यों इस तरीके के समीकरण सरकार बनाने पर तुली है? क्यों एक हाथ से देके दूसरे हाथ से लेने की कोशिश हो रही है? क्यों इस योजना का इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है? यही हमारी चर्चा का विषय है। इस दौरान संजय सराफ जी हमारे साथ हैं, साथ ही विशंबर बासु जी भी हमारे साथ हैं। विशंबर बासु जी, आपने ब्रेक से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा हम लोगों के सामने रख दिया कि सिर्फ 6 लाख डीलर तो काम कर रहे हैं, 75 लाख लोग जो उन पर डिपेंडेंट है वो भी, उनके लिए भी बड़ी समस्या होगी। आखिरकार 2 वक्त की रोटी तो जुटानी है कैसे भी। क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या लॉजिक इसके आगे रखना चाह रही है कि नहीं ये योजना लागू होगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा? और आप विरोध कर रहे हैं तो किस किस तर्क पे आप विरोध कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव हो इसमें? मैं चाहता हूं जैसे पीडीएस सिस्टम है, इस सिस्टम को और शक्तिशाली बनाया जाए, जन वितरण व्यवस्था को और शक्तिशाली बनाया जाए। जैसे कि इस महंगाई का समय जनता को कोई असर पड़े। 2014 में जो चुनाव है, अगर इस सरकार महंगाई के बारे में नहीं सोचेगी, वो गरीब जनता के पैसा देने के लिए, नगद रुपया देने के लिए जो व्यवस्था करने जा रही है, वो सरकार के कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, यूपीए का कोई भी उनके साथी हो, वो 2014 में जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि इस मूल्य वृद्धि के कारण सरकार की नीतियां हैं। सरकार अभी हमको आपके चैनल के माध्यम से सूचित हुई है, पंजाब में 5 लाख टन अनाज सड़ रही है। 5 लाख टन अनाज जो सड़ रही है, हम लोग को कार्ड होल्डर के माध्यम से आवंटन होनी चाहिए, तो आवंटन काहे नहीं हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। आपकी राय मुझे लगता है काफी हद तक जायज है। जो तर्क हैं वो भी सरकार को इन पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार विमर्श करना बहुत बहुत जरूरी है। बेहतर है कि सरकार ऐसे मसलों को लेकर संजीदा हो और कम से कम कुछ तो ऐसा हो कि लोग सेटिस्फैक्ट्री खुद को महसूस करें इस सरकार से, जिससे वर्तमान में तो त्रस्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर बासु जी आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। सदियों से चली हुई चीज को ये लोग खत्म कर रहे हैं। ताकत के साथ हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है।
हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। देश का सबसे खूबसूरत इलाका, दुनिया में जिसे कहा जाता है कि जन्नत अगर कहीं है तो वो शायद जम्मू कश्मीर में है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन क्यों अब वहां का माहौल खौफजदा है? क्यों हमारी घाटी खौफ में है? श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले से घाटी में दहशत का माहौल है। सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 6 जवान इस दौरान जख्मी हुए। जवाबी हमले में 2 आतंकी भी ढेर हो गए। आतंकी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। हैदराबाद धमाकों की गूंज अभी शांति हुई थी कि घाटी में तड़तड़ाती आतंकी गोलियों ने दहशत का माहौल बना दिया। श्रीनगर वालों के लिए बुधवार की सुबह खौफ बनकर आई। जब तक श्रीनगर की आम जनता रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए तैयार होती, तब तक सीआरपीएफ के बंकर पर
आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों और जवानों के बीच जमकर फायरिंग हुई। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस दौरान 3 नागरिक भी हमले में घायल हो गए। बेमीना पब्लिक स्कूल के बाहर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली। हमले के दौरान आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 आतंकी भी ढेर हो गए। श्रीनगर में बंद को देखते हुए आतंकियों ने बेहद ही शातिर तरीके से हमले को अंजाम दिया। बंद के दौरान पत्थरबाजी की आड़ में आतंकी श्रीनगर में घुस आए और बेहद ही चालाकी से क्रिकेट खिलाड़ियों के कपड़े पहनकर और क्रिकेट किट में आतंक का सामान लेकर आए। हमले से पहले आतंकी सीआरपीएफ कैंप के सामने बाकायदा क्रिकेट खेल रहे थे और मौका पाते ही आतंकियों ने नापाक इरादों को अंजाम दे दिया। हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय महासचिव आर के सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। Now some boys were playing cricket there. The CRPF jawans were deployed in an adjacent area. They were there. They were on standby, waiting for law and order duties. These 2 terrorists came. They had kit bags. So at first sight, it appeared as if they were joining the cricketers. And when they entered, then after that they took out AK-47 rifles from the kit bags and started firing. After the CRPF jawans took shelter, they lobbed grenades. एक सीआरपीएफ की जो अटैचमेंट थी उन पे एक मिलिटेंट हमला हुआ। मिलिटेंट हमले के दौरान 5 सीआरपीएफ के जवान शहादत पा गए और 4 से 5 सीआरपी के जवान जख्मी हुए। 3 सिविलियन भी इस हमले में जख्मी हुए हैं, 2 गोलियों से, एक स्प्लिंटर इंजरी से। तीनों सिविलियंस को एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया गया है। मेरी जानकारी है कि वो तीनों खतरे से बाहर आए। ये फिदाई हमला था और इस हमले में 2 मिलिटेंट जो थे उन्होंने ये हमला किया। दोनों मिलिटेंटों को श्रीनगर में आतंकियों के हमले के बाद घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई। साथ ही दूसरे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। श्रीनगर में हुए इस आतंकी हमले के पीछे कई तार जुड़े होने की आशंका थी, लेकिन दिन दहाड़े आतंकियों की गोलीबारी ने घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। 1 हमला, 10 हमले, 50 हमले, 100 हमले और न जाने कितने विस्फोट अगर आजादी के बाद देखें तो न जाने कितनी बार घाटी इसी तरह दहलती आई है। लेकिन क्या वजह है कि हम इस पर अब तक रोक नहीं लगा पाए। एक के बाद एक आतंकी संगठन ऐसा लगता है कि हम पर हावी होते जा रहे हैं। किसी भी घटना के बाद कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सी जाती है। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए आखिरकार क्यों इन पर विराम नहीं लग पाया। एक फुल स्टॉप क्यों भारत सरकार नहीं लगा देती? क्यों वो ये नहीं कहती कि अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया है, अब कभी कोई विस्फोट नहीं होगा, कभी कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कहीं कोई धमाका नहीं होगा? क्या हमारी पॉलिसीज में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी मंशा में कमी है? हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करें? आखिर इनमें से कौन सी बात ज्यादा सच या सच के ज्यादा करीब है? ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारा खास पैनल कर्नल पीडी शर्मा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ऐसे मसलों के बारे में, हमारी मदद करेंगे सिचुएशन को समझने में। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि आखिरकार क्यों ऐसी आतंकी घटनाएं बार बार घटती हैं और कैसे इन घटनाओं पर विराम लगाना चाहिए। संजय सराफ जी भी हमारे साथ हैं, श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के हालातों को, जम्मू कश्मीर के हालातों को उन्होंने बचपन से देखा है, समझा है, उस पर काफी सोच विचार किया और आज वो बताएंगे कि क्यों घाटी में इतनी दहशत रहती है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, बदलाव आए तो वो कैसे आए, ये तमाम चीजें। कर्नल पीडी शर्मा, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप जरा हमें समझाएं, इस तरीके के अटैक्स बार बार होते हैं, एक बार नहीं रिपीटेडली बार बार होते हैं और खास करके जम्मू कश्मीर की बातें कर लें, श्रीनगर की बात करें या घाटी के किसी भी इलाके की बात करें, क्यों ये चीजें कांस्टेंट और इतनी फ्रीक्वेंट हो रही है? नमस्कार जी। सर, आपने मुझसे पूछा कि क्यों ऐसा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। आप देखिए, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है या जो इंसर्जेंट्स का नाम दिया गया है जी, इनकी मानसिकता इतनी अलग है, इनकी सोच अलग है। जैसे हम जानते हैं इनका नाम हिजबुल मुजाहिदीन, जनाब इसका मतलब है होली वॉर, और ये होली वॉरियर हैं। जो ये आदमियों को मारते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं कि हमने मारा,
जी। तो ये एक मानवता के नाम पर पागलपन नहीं है? अगर आप आमने सामने कन्वेंशनल वॉर में लड़ें तो हम तो उसको वॉर कहेंगे जी। ये तो वॉर है ही नहीं, ये तो इंसर्जेंसी है जो अपना ग्रुप सोचता है कि दूसरे आदमी खराब हैं, केवल मैं ही ठीक हूं और बस हमारे सिवा और कोई आदमी जो है वो ठीक नहीं है। अब आप ये देखिए इंसिडेंट ये जो हुआ है यहां श्रीनगर में जी, इसकी कोई तुकबंदी नहीं है। खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं और किस तरह से क्रिकेट किट में आ रहे हैं और उनकी ड्रेस लगा के आ रहे हैं और गोली चला रहे हैं जी। ये पागलपन नहीं कहेंगे आप? जो आदमी नॉर्मल नहीं है उसी को कह सकते हैं। नहीं, लेकिन पागलपन में तो पीडी साहब, पागलपन में तो इंसान अपना भी नुकसान करता है, लेकिन ये कैसा पागलपन है जिसमें आप दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं? आप तैयार हैं कि खत्म करना है, खात्मा करना है, एक स्पेशल कंट्री को, एक स्पेशल क्लास को, एक स्पेसिफिक क्लास को आपने चूज कर लिया कि ये मेरा सॉफ्ट टारगेट है, मुझे इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना है। इनको फिदाइन अटैक के बारे में सिखाया जाता है, इनको जिहाद के बारे में सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग इसी चीज की है कि आप खुद भी मर जाएं और दूसरों को मारें। जितने आदमी मारेंगे उतना ही आपको जो है अल्लाह के घर में और भी ज्यादा जो है सुकून मिलेगा, आपको जो है जन्नत मिलेगी। जब ख्यालात ही ऐसे हैं तो वो योग करते रहेंगे और हमें इसका मुकाबला करना होगा। कैसे करेंगे ये भी मैं आपसे पूछूंगी। फिलहाल ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, बीडी मिश्रा जी। ब्रिगेडियर साहब, क्यों ये इतना कांस्टेंट है? हम लोग वीक हो रहे हैं क्या? इनके आगे आशाएं हैं क्या? हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है इनसे लड़ने की, इन्हें खत्म करने की, इनको रोकने की? इतने ज्यादा हम लोग अब ढीले पड़ चुके हैं, मुझे सही शब्दों में कहना चाहिए, कि आजादी से लेकर अब तक गिनते रहिए कि कितने धमाके गए, कितनी जाने गई, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने घर तबाह हो गए, क्या क्या हुआ इस देश में, लेकिन अभी भी ये जारी है। अमेरिका में ऐसा होता है तो शायद 26/11 के बाद उन्होंने सारे डोर क्लोज कर दिए, अब कुछ नहीं, अब उससे आगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीजें होती रहती हैं। तो इसमें कहां कहां आपको लगता है कि हम लोग गिल्ट पे हैं, फॉल्ट पे हैं, कुछ चीजें हैं जहां चेंजेस होना चाहिए? इसके 3 बड़े कारण हैं जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आर्मी जी, पाकिस्तान की ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जो वहां ISI ने ऐसे संगठन पाल रखे हैं, पहला कारण हुआ है जी। ये जो हमारे यहाँ हादसे हो रहे हैं। दूसरा कारण है वहां की जो सरकार है उसकी पॉलिसी। अभी वहां के सरकार की पॉलिसी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनका एक ही नारा हिंदुस्तान की जो फौजें हैं वहां पर, भारत की जो फौजें हैं उनके लिए, उनके खिलाफ है कि उनका आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाया जाए। और इस नारे को लेकर वो उस दिन वहां पर अपने असेंबली में रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार अपनी जनता के सामने रोऊंगा और कितनी बार मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और वो ये कहने लगे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए। इस घटना में इस बार जो आतंकवादियों ने एम किया है वो एक सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर किया है। हाँ, अगर इनको सिक्योरिटी फोर्स वालों को फायर खोलने के पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना पड़ता कि हमको फायर का एप्रीहेंशन का ऑर्डर दो, तो उनकी क्या हालत होती। ये दूसरा कारण है। और तीसरा हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योर है। अभी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में तमाम जगह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके स्लीपर सेल पड़े हुए हैं। और श्रीनगर और कश्मीर वैली में तो इनका आतंकवादियों का अड्डा हो गया है। हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर इतनी बड़ी है कि वहां पर आज तक स्पॉट नहीं कर पाए हैं कि कहां कहां पर ये सेल हैं और उनके खिलाफ एक्शन लें। और इन सब का एक कंबाइंड जो ज्वाइंट इंपैक्ट है वो ये है कि जब वहां की सरकार इस तरीके का भाषण करती है तो जो आतंकवादी हैं, पृथकतावादी हैं, उनको शह मिलती है, उनको बढ़ावा मिलता है। और आम जनता अगर खिलाफ में है, आम जनता इस बात से भड़क जाती है कि आर्म फोर्सेस के सभी लोग हमारे खिलाफ हैं और यही लोग आतंकवादी हमको नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत लेते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं। तो आप ये सोचिए कि इनको इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होगा कि जो ये बैग लेकर आ रहे हैं वो क्रिकेटर नहीं है, आतंकवादी हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उस एरिया में पता हो कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि ऐसा हम मान नहीं सकते हैं कि जहां पर आतंकवादी इतने ज्यादा हों तो लोकल्स के बिना सहायता के
बिना उनके मालूम हुए वो कोई कार्रवाई कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, आपकी ये क्वेरी तो मुझे लगता है अभी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि संजय साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा हैं वहीं के। और नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं फिनिश करना चाहता हूं कि वहां पर अगर आम जनता इतनी खिलाफ हो जाएगी आर्म फोर्सेस को, तो जो आम जनता की इंफॉर्मेशन आर्म फोर्सेस को आती है, जिसके वजह से आर्म फोर्सेस को भी एक दिलासा होता है, हिम्मत बढ़ती है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस मिलता है, और उससे वो सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाएंगे। तो ये बात भी एक अपने जगह पर कम हो जाती है। आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन करने का न तो हिम्मत होती है, न तो उनको इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा ही है क्या संजय जी? पूरा मिला के मसला है क्या? पूरा मिला के मैं समझता हूं कि हमारी फेलियर की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल फेलियर है, हमारी तो है फेलियर, लेकिन क्या आवाम की जो आपने बात कही पॉलिटिकल फेलियर है, इंटेलिजेंस। मैं ब्रिगेडियर साहब को ये कहना चाहता हूं कि और दूसरी बात, ये अपना वर्ड वापस ले ले, जो ये कहते हैं कि कश्मीर में जिस तरीके से श्राव जी, मैं आम जनता की क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आम जनता के तमाम लोग ऐसे नहीं हैं जो कि खिलाफ हैं। तमाम लोग हैं जो भारत देश से प्रेम रखते हैं, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो कि कभी कभी हमको इन्फॉर्मेशन देने में चूक जाते हैं, हमारे खिलाफ। ब्रिगेडियर साहब, ये आपका डाउट है, ऐसे हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या है, ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कंट्री में। जी। मैं ब्रिगेडियर साहब को बोलना ये चाहता हूँ, ये जो कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी है, सब लोग हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या कश्मीर में आतंकवादी अपनी माँ की पेट से निकला था? अपनी माँ की पेट से वो क्या गन और ग्रेनेड लेकर निकला था? यू शुड टेक योर वर्ड बैक। संजय जी, आई थिंक वी शुड गिव अ चांस टू ब्रिगेडियर साहब। मैंने तो ये कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से वहां से आतंकवादी है, आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहूंगा, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। जी। पहला मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, नहीं, उन पॉइंट्स पे हम एग्री हैं ब्रिगेडियर साहब। दूसरा मैंने ये कहा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सरकार है वो हमेशा स्टेटमेंट देती है। हम भी उससे पॉलिटिकल सरकार कौन बनाता है वहाँ पर? राजू, एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, मैं क्लैरिफाई कर दूं अपना पॉइंट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो ऑपरेट नहीं कर सकते। आपका पॉइंट हम समझ गए, हम आपका पॉइंट समझ गए। संजय जी ये कह मैंने ये कहा कि वहां पर हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, मिल पाती है। इंटेलिजेंस किससे इन्फॉर्मेशन लेती है? इंटेलिजेंस लोकल से लेती है, और लोकल से अगर हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको बड़ी इन्फॉर्मेशन। ये हमारे 3 पॉइंट। नहीं, आपके पॉइंट ऑल क्लियर है। संजय जी, मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो आतंकवादी हम सब लोग कहते हैं, कश्मीरी को आतंकवादी के नाम से जानते हैं, तो कश्मीरी आतंकवादी तो मैंने कहा ही ना माँ की पेट, ये आपके चैनल से नहीं, हर चैनल नहीं, हर चैनल की बात नहीं। पहले आप ये बताइए मिश्रा जी, क्या मैंने कश्मीरियों को आतंकवादी? नहीं, आपने नहीं कहा, आपने कतई नहीं कहा। संजय जी, कश्मीर में और दूसरी बात यह है कि कॉमन आदमी भी ये जानता है कि कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। एवरीबॉडी नोज। कश्मीर में कोई भी यूथ आजकल अगर गन या गन कल्चर में जो भी ये लोग कह रहे हैं, कोई भी गन कल्चर में गन और ग्रेनेड लेकर पैदा तो हुआ नहीं है। अगर वो पैदा किया है तो किसने किया है? नहीं संजय जी, ये एक पॉलिटिकल, लेट मी कंप्लीट, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम ने क्रिएट किया है। राजीव फारूक अकॉर्ड जो 1986 में हो गया, उस टाइम राजीव फारूक अकॉर्ड, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ मिल्टन सिंह वैली। उस टाइम एक पार्टी खड़ी हो गई, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जितने भी सब लोग हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो क्रिएट होगी, मैं इनको ब्रिगेडियर साहब को ये भी बोलना चाहता हूं कि जो आज पार में बैठे हैं सईद सलाउद्दीन साहब, वो जो बैठे हैं जहाद काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाद काउंसिल ऑफ वर्ल्ड का चेयरमैन है, ही इज द पर्सन हु कंटेस्टेड फ्रॉम बिमना। उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, और उसके बाद उसको जिस तरीके से 30 दिन जेल में रखा गया, बाय प्रोफेशन ही वाज ए प्रोफेसर, उसको आतंकवादी किसने बनाया? आज हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, गन कल्चर कोई गन लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। अब मैडम फ्यूल टू फायर कहां से होता है? अभी तक माहौल जब चल रहा था देश में, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब इसको माने या न माने, जिस तरीके से अफजल गुरु की अभी इस स्टेज पर फांसी दी गई, जब पिछले साल में कश्मीर में माहौल ठीक है, पिछले 2 साल से, आज क्या बना हुआ था? आपको बीजेपी का मुंह बंद करना था, आप दूसरे तरीके से बंद कर लेते। आपने अफजल गुरु का मुद्दा अगर बीच में लाया, अगर आपने उनको फांसी दी, उसके साथ में राजीव गांधी का जो किलर है उसको भी फांसी दो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अफजल गुरु के साथ कश्मीरियों की कोई सिंपैथी। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? डायरेक्टली इन्वॉल्व
वो ही वाज ए मीडिएटर और कॉन्स्पिरेटर और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मीडिएटर एंड कॉन्स्पिरेटर के लिए हैंगिंग इज नॉट द, अगर आप उसको देते हैं उसके साथ में जिस दिन उसको मर्सी पेटिशन उसकी जिस दिन डिसमिस होती है दूसरे दिन आप उसको फांसी देते हो। अगर वही मर्सी पेटिशन या राजीव गांधी के किलर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, बेन सिंह के किलर वो भी संजय जी पॉइंट टेकन, यू आर वेरी वेरी राइट ऑन योर पॉइंट, हम उससे डिनाई नहीं करें। उससे क्या हो गया कि जो एक सिंपैथी थी, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी आपकी कश्मीर की थी, उनको लगा यार हम लोग को तो अलग मानते हैं, लेकिन जो लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरे साइड से जब हम खुलकर देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, वो भी कहते हैं इंसानियत के दायरे में बात करेंगे। जब आप कहते हैं वहां कोई मसला नहीं है, तो क्यों कहता है प्राइम मिनिस्टर? होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब आ गए, उन्होंने आपकी बातें सही है, मुझे लगता है पीडी शर्मा जी जो है अब उन्हें दखल देना चाहिए। पीडी शर्मा जी आप जरा बताएं, संजय जी ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों पे ब्लेम किया जाता है कि वो आतंकी है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लेम कर दें कि कश्मीरी जो है वो हमारे ही देश का हिस्सा है। ब्लास्ट करते हैं कश्मीरी शाल वाले को अरेस्ट करके ले जाते हैं। नहीं संजय जी ये थोड़ी सी, मुझे लगता है ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है मैम, वी आर फेसिंग ऑल दिस थिंग, हमने देखा है हम लोग कितने लोगों को जेलों में आप कहें क्या आपको लगता है कि वाकई में लोकलाइट्स को लेकर जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं और जो संजय सराफ जी कह रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए साहब, कोई भी हमारा भारतवासी टेररिस्ट नहीं है, मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जो भी ये टेररिज्म आया है, जो भी इंसर्जेंसी आई है, ये अक्रॉस द बॉर्डर है, ये पीओके से चली आ रही है, ये मालूम है हमें, और उसमें कितने वहां पर कैंप्स हैं ये भी हमें मालूम है। उनका एक मुद्दा है और जिस मुद्दे को वो कहना चाहते हैं वो हर बार इंसाइट करते हैं, आके अटैक करते हैं, जाते हैं। हम भी कश्मीर में हमने भी काम किया है जी। कोई भी इस तरह से नहीं मारता, कोई किसी तरह से कोई भी कश्मीरी जो है मेरा ख्याल है ही इज ऑल्सो पीस लविंग पर्सन, ख्याल नहीं बल्कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल कहना चाहूंगा ये सब लोग कर रहे हैं वो सब पागल है। एक मिनट मैं जो कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब पहले एक मिनट पीडी शर्मा जी को भी सुन लेते हैं। पीडी शर्मा जी को भी मैं यूं देखिए, मैंने ये कहा कि जो इस तरह की कार्रवाई करता है वो है। अब उन्होंने अपना सोच रखा कि मारना है, चाहे वो किसी का आदमी हो, तो वो मैंने उसको कहा कि वो पागलपन है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई हम किसी चीज का इशू नहीं बना रहे। प्लीज इशू मत बनाइए, प्लीज इशू मत बनाइए साहब। जनाब, हम यहाँ डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि मुद्दा क्या है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि कोई खराब है। हमारे सारे कश्मीरी भाई, मैं जानता हूं, हमने भी सर्विस की है, बहुत अच्छे और बड़े नेक दिल आदमी हैं और बहुत इज्जत करते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि इशू बेस वाली बात है, मैं उस किलिंग को पागलपन कह रहा हूं कि ये जो इनके बीच में आती है, ख्यालात आते हैं और उनका जो वॉरियर का या जो उन्होंने अपना एक बना रखा है कि होली वॉरियर्स हैं, तो उसके लिए मैं बात कर रहा था। मैं आप तो किसी आदमी पीडी शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये पागलपन है, तो क्या भारत की सरकार, भारत की पॉलिसी इतनी कमजोर है, इतनी कच्ची है कि वो इस पागलपन को नहीं रोक पा रही? डेमोक्रेटिक सेटअप की बात, उनकी बात, कल पीडी शर्मा की बात ऐठी नहीं जानी चाहिए। कल पीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि जो वहां पर आतंकवादी है और जो आके शूट कर रहा है वो पागलपंथी का काम कर रहा है। हम तो एक बात और दूसरी बात यह है कि इन्होंने, देखिए डिस्कशन हो रहा है, पैनल डिस्कशन है, यहाँ पर जो इशू उठाए जाते हैं उसका आंसर होना है, और जो इशू नहीं उठाए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने 3 पॉइंट किए। पहला बात इन्होंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला बात तो इन्होंने ये कहा कि कोई कश्मीरी उसको ब्लेम करना कि आतंकवादी है वो गलत है। बिल्कुल सही बात है, कश्मीरी को, किसी भी कश्मीरी को आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। और एक बात और मैंने कहा भी नहीं, एक बात कहीं और सुना है इन्होंने और उसका गुस्सा यहां उतारे तो गलत है। दूसरी बात, संजय जी ऐसा है क्या कि कहीं और नहीं, दूसरी बात और यहाँ पर न तो मैंने कहा न कर्नल पीडी शर्मा ने कहा, नहीं न तो मैंने कहा न कर्नल पीडी शर्मा ने। ब्रिगेडियर साहब बात तो सुनिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये राजनीति ने इसको बनाया इस तरीके से। अब 2 मसले इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त ऑडियंस हमारी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्लियरिफाई। संजय जी लेट मी क्लियर टू माय ऑडियंस आल्सो।
अगर बात जो डिस्कस हो रही है वो नहीं डिस्कस करोगे, अब ये कर रहे हैं अपनी बात वापस लो। अगर ये बता दें कि कौन सी बात मैं भी वापस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का ब्लैटेंट दो लोगों को फांसी दी, नहीं इसके लिए फांसी दी गई, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। पाकिस्तान दरवाजे पर बॉडी लो, दूसरे साइड से आपकी असेंबली भी मांग रही है, असेंबली में इलेक्टेड लोग मांग रहे हैं, पूरा कश्मीर बॉडी दे दो, उसको देने को तैयार है नहीं। एक दिन होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम इस पर सोचेंगे, दूसरे दिन होम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें कोई सोचने की जरूरत है। कर्नल पीडी शर्मा हमारे पास है। ब्रिगेडियर साहब, संजय सराफ जी, अगर आप मुझे 2 सेकंड दें तो हमारी ऑडियंस भी ये क्लेरिफाई हम उसको करें। 2 मसले यहां पर खड़े हैं। एक तो ये कि कर्नल पीडी शर्मा ये कहते हैं कि ये एक पागलपन है, संजय जी ये कह रहे हैं कि ये पागलपन यूं ही नहीं है, कोई वजह है इसके पीछे। वही तो देखना है। हम ये कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि शूटिंग पागलपन नहीं है। संजय जी ये क्वेश्चन मेरा आपसे बताइए। देखिए मैं क्लियर करूंगा। लेट मी क्लियर यू। अब अभी आप बताएं कि मैं क्लियर भारत देश के और भारत की सेनाएं जो वहां पर हैं उनको मार दो और पागलपन नहीं हुआ। ब्रिगेडियर साहब, मेरे को उसमें आपसे जस्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसको मान लो, आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर साइड, आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट। अब आपने मेरे को यू रेज द क्वेश्चन, आई विल आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर, आई एम गोइंग टू आंसर इट, आई एम गोइंग टू आंसर इट। आपने कहा पागलपन वाली जो बात है, आपने मैंने अभी भी पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि ये इश्यू बेस्ड पागलपन, अगर आप पागलपन ही कह रहे हैं इश्यू बेस्ड है। एब्सोल्युटली क्या बात कर ब्रिगेडियर जी, मैं भी बहुत जोर से चला सकता हूँ, मैं भी बहुत जोर से चला सकता हूँ। Why you no just tell me one thing, why किसको अच्छा लगता है गन कल्चर को, किसको अच्छा लगता है? नहीं संजय जी, आप खुद ही कहते हैं, खुद मैं ब्रिगेडियर साहब और आपकी और पीडी साहब और जो हमारे तमाम व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनकी समस्या मैं हल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हम बहुत बड़ा डिस्कशन करें। रेज क्वेश्चन कर दिया, आंसर अब आप मुझे ये आंसर दीजिए, अगर कहीं पे आतंकी हमला होता है, लोग मारे जाते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम्स दोनों होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं, उसमें कई बार कश्मीरी भी होते हैं। बॉम्बे में 1993 में जो ब्लास्ट हुए, क्या उसमें कोई कश्मीरी नहीं था? उसमें 5 कश्मीरी लोग हैं। आप चाहे तो मैं आपको लिस्ट वेरीफाई करा दूं। क्या लगता है आपको कश्मीरियों का देश पूरा अगेंस्ट है? ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर कोई ये कहता है कि हम इस आतंकी संगठन के सदस्य हैं, हमने फायरिंग की, हमने आपके 70 लोग मार दिए, क्या आप इसे जस्टिफाई करेंगे? आपको लगता है कि ये ठीक है? आप अब वजह में जाएंगे कि ये पागलपन नहीं है, ये नहीं है, या आप ये कहेंगे कि ये जो इंसिडेंट है ये कंडेम पहले ही कर रहे हैं हम तो। देखिए इंसिडेंट को हमने सबसे पहले कंडेम कर दिया। कंडेमनेशन के साथ में हमने ये बोला, अगर कोई भी गन उठा के लेके जाता है, जो सिर पर कफन पहनता है, वो उसको पता है कि मैं अगर गन लेकर जाऊंगा या तो मारना है नहीं तो मारना है, या तो मरना है नहीं तो मारना है। अगर यहां पर भी गया, जिन लोगों ने 5 हमारे सीआरपीएफ जवानों को अगर मारा, वो 2 भी तो मारे गए ना। ऐसे तो कौन करेगा? क्यों करेगा कोई? इसके पीछे तो हमें देखना है ना, क्या मकसद क्या है। जब हमारे देखिए पूरे देश में, जस्ट ब्रिगेडियर साहब जस्ट गिव मी 1 मिनट, पूरे देश में अगर हमारे पास, हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, क्यों हमारे पास 2 फ्लैग है कश्मीर में? क्यों हमारे पास एक कश्मीर का अलग फ्लैग है, एक इंडिया का अलग फ्लैग है? क्यों हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन है? अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब चीजों पर कभी सोचा है? एक आम आदमी के ऊपर क्यों ये कंफ्यूजन है? क्यों एक कंफ्यूजन है आम कश्मीरी के ऊपर? आज की जो डिबेट है संजय जी, हम लोग चलाते हैं। लास्ट पॉइंट, एक साइड से अगर आज कश्मीर में कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब इसको माने या ना माने, अगर आज लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं कि चलो जी कसब जब तक टेररिस्ट था, चलो आपने उसको हैंग कर दिया, एज टेररिस्ट आपने उसको हैंग कर दिया, उसके बाद डेड बॉडी अगर वो मांग रहे हैं, आपका इलेक्टेड मेंबर जो वहां गवर्नमेंट चला रहे हैं वो भी मांग रहे हैं, आपके जो अपोजिशन वाले वो भी मांग रहे हैं। नंबर 1, आप यहां देने को तैयार नहीं है। पहले होम मिनिस्टर साहब कहते हैं ठीक, अगर आप बॉडी देने के बाद अगर लगता है कि वहां लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दूसरे साइड से कसम को आपने हैंग कर दिया, आप पाकिस्तान को दरवाजे पर खड़े हैं, आप इसकी बॉडी लो। यहां पर पूरा कश्मीर मांग रहा है, उसके मां बाप, उसके बीवी बच्चे मांग रहे हैं, भाई बॉडी तो दो। यहां देने को आप तैयार नहीं है। वहां क्या है, ये क्या मकसद क्या है? वाई दे आर नॉट गिविंग क्लियर इंफॉर्मेशन, क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? को क्यों आम आदमी, आम कश्मीर में आज एक ही आवाज है कि चलो जी, अगर कसब जब तक था, जैसे भी आपने किया, अगर उसको हैंग किया, उसके बाद उसकी बॉडी हमारे को दो, तो बॉडी देने में क्या तकलीफ है? सॉरी, कसाब का फेवर हम ले ही नहीं सकते। कसब नहीं, सॉरी, मैं गुरु की बात कर रहा हूं, सॉरी, अब्दुल गुरु का भी हम फेवर नहीं ले सकते। फेवर की बात नहीं, आप बॉडी तो दे सकते हो मरने के बाद, जब आपने डेथ के बाद उसकी बॉडी दो। अगर कसब की बॉडी लेकर आप पाकिस्तान को खड़े हो दरवाजे पर कि भाई ये ले लो, वो कह रहे हैं हम नहीं चाहे, हमें नहीं चाहे। यहाँ इसका
परिवार है, इसकी माँ है, इसकी बेटा है, इसका बेटा है, इसकी बीवी है, इसका परिवार है, इसके रिश्तेदार, उनको कहते हो आप तिहाड़ जेल में आकर प्रेयर्स करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी देती है वो वहां पर अपने हिसाब से लेट मी रिस्पॉन्ड। हाँ, दो बातें इन्होंने 2 पॉइंट किए। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो कश्मीरी मिलिटेंट है जो गोली चलाता है उसके पीछे क्यों ऐसी उसकी भावना है, उसका कारण किसी ने नहीं सोचा। पहला बात इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने ये बताया कि भारत की सरकार ने एक गलती की है और अफजल गुरु की बॉडी उसके वापस नहीं किया। मैं इस पर बोलना चाहता था, अगर एट पार वो तीनों को लेते हैं, बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। अगर एट पार लेते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी आप बोल लीजिए। राजीव गांधी को भी और बेन सिंह के खिलाफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने, यह शायद सबको नहीं पता है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि टेररिस्ट एक्ट जितने भी हैं वो किसी भी कारण से भी हों वो जस्टिफाइड नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसके तमाम विश्व के देश हैं, मेंबर हैं, वहां पर रिटन जब आप बोल रहे थे ये बताइए इंडियन गवर्नमेंट क्यों इन चीजों को अब तक फुल स्टॉप नहीं लगा सकी? हिंदुस्तान के और किसी स्टेट में और किसी कैपिटल में नहीं है तो क्यों कश्मीर में, श्रीनगर में आपके पास यूएनओ? पॉइंट टेकन संजय जी, पॉइंट टेकन। ब्रिगेडियर साहब, दैट्स नॉट बिटवीन यू एंड संजय जी। नहीं, दैट्स बिटवीन नॉट you and Sanjay ji. Let me ask to PD Sharma also. He is waiting for giving his review. Please. It is known fact कि कहीं पर भी कोई भी कारण हो कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा। पीडी शर्मा जी, आप मुझे ये बताएं, क्या इंडियन गवर्नमेंट वाकई में इतनी कमजोर है? क्यों नहीं रोक पा रहे? कांस्टेंट और कितने विस्फोट, कितने अटैक्स का आप वेट करेंगे और कितने लोग शहीद हो जाएं, कितने लोग मारे जाएं, तब जागेगी ये सरकार? अमेरिका में कुछ होता है दोबारा नहीं होता, रशिया में अटैक्स होते हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। आप देखिए कितने इंसिडेंट हम लोग निकाल के देखें, आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं इस मामले पर। किसी भी मुल्क में अब क्या हम लोगों की वाकई में विश नहीं है कि ये चीजें खत्म हो? हम चाहते हैं कांस्टेंट ऐसा होता रहे। मैं आपकी बात से बिल्कुल वाजिफ हूं और मैं संजय साहब की और ब्रिगेडियर साहब की बातें भी अभी सुन चुका हूं। बड़ा सेंटिमेंटल इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। जो दो अलग अलग किस्से हैं, कसाब का और अफजल गुरु का, उसको इसके साथ में नहीं मिलाना चाहिए था। सिंस ये मिल गए हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिए हैं तो वो डिसीजन किसी सूझबूझ के तहत ही लिए होंगे। अभी जो कुछ भी हुआ है, आज की डेट में जो कुछ हुआ है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल पीडी जी, इसीलिए मैं चाहती हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप हमें ये बताएं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट कभी इन चीजों पे फुल स्टॉप लगाएगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? फुल स्टॉप तो कभी भी लगा सकती है, उसमें क्या शक है। मैं तो आपको कई बार बोल चुका हूं। नहीं तो कितना और इंतजार करें? पिछले 60 सालों में तो न जाने कितनी बार हुआ, क्यों अब तक फुल स्टॉप नहीं लगा? ये कहना तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि इतना गवर्नमेंट कैसे नहीं लगा पा रही और क्यों नहीं लगा पा रही, मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लग जाएगा। यानी कि आप मानते हैं इस बात को कि भारत सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, वहां पर सब ठीक हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सेटअप को ठीक कर लीजिए। बिल्कुल। 1 लाख वोटरों में से जब 2000-1500 वोटर आपका एक एमएलए बन के आता है तो ही हैज नो राइट टू रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर 80,000, 85,000, 88,000 सिस्टम को चेंजेस करनी है और नीट एंड क्लीन डेमोक्रेटिक सेटअप को लाने की जरूरत है कि सरकार को वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को इस तरीके से उनको हैंडीकैप नहीं करना चाहिए। पहली बात, इंटेलिजेंस सेटअप वहां इंप्रूव होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो वहां पर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है टेररिज्म, उसको बंद करना है। वहां पर जो कैंप्स हैं, वहां पर जो कैंप्स हैं उसको एलिमिनेट करना। वो तो सर हमारी एजेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो तीनों गेस्ट हैं, बेशक अलग अलग व्यूज हैं। संजय सराफ कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ चेंजेस होने चाहिए, वो ठीक हो तो शायद सिचुएशन ठीक हो। ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि आपको सेना जो है उसकी पावर को एकदम से सीज नहीं करना चाहिए, उसके हाथ बांधने नहीं चाहिए, आपको कुछ चीजें वहां पर मैनेज करनी होगी। पीडी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, यानी रास्ते बेशक अलग अलग है, इंटेलिजेंस फेलियर है,
तमाम उसमें कोई शक नहीं चीजें। है। कोशिश बस यही है अगर यहाँ से पार कोई नहीं जाता है तो वहां से कैसे यहाँ और चीजें और बेहतर हो, दोबारा ये सब चीजें नहीं हो, खत्म हो, इन पर एक फुल स्टॉप लगे, इन पर एक पूर्ण विराम लगे और ये घटनाएं बार बार नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़लाइन में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। थैंक यू। मुझे किसी आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।